वेलकम एवरीवन। आज हम अपना कल का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कल बाकी रह गया था, उसे हम आज आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को कितने सब टाइप के अंदर या कितने कंटूर्स के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू चेंज, यानी हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होता है टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिकली या जो भी परिवर्तन होता है अ, उसके हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन का डिवाइड किया गया है। इसे फर्दर सब डिवाइड किया गया है रिलेटेड टू टाइम और रिलेटेड टू प्लेस में। तो समय के अनुसार जैसे प्राचीन काल में अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, मध्यकाल में अलग ऑब्जेक्टिव्स थे एजुकेशन के, और अभी आधुनिक काल में हमारे मॉडर्न इंडिया में स्वतंत्रता के बाद अलग है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर ही अभी हम रिलेटेड टू टाइम पढ़ते हैं। तो होता क्या था, प्राचीन काल से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में पहले शुद्धता तथा पवित्रता की भावना का विकास करना इसका ऑब्जेक्टिव होता था। तो इसमें क्या होता था कि उस वक्त मनुष्य का जीवन बड़ा सरल, शुद्ध तथा पवित्र था और प्रत्येक कार्य बड़ी श्रद्धा, भक्ति तथा पवित्रता से करता था। उसका अपना एक नैतिक स्तर था, धर्म का पालन करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। ऋषि मुनियों के संपर्क से वह बहुत धार्मिक बन गया था और निरंतर अच्छे आचरण के लिए प्रयत्नशील रहता था। तो इसलिए जो विद्यालय व आश्रम थे, इनका वातावरण इन्हीं सब भावनाओं से ओत-प्रोत था कि धार्मिक चर्चा प्रायः वहाँ होती रहती थी। तो इससे स्टूडेंट्स के अंदर शुद्धता व पवित्रता बनी रहती थी, सो कॉल्ड प्राचीन काल के। और अगला प्राचीन काल में क्या होता था, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना। इसके अंदर उच्च कोटि के शिक्षक इस कार्य को संपन्न करने के लिए लगाए जाते थे। वो करते क्या थे कि छात्रों को स्वाध्याय का अभ्यास कराते थे, जिससे वे बाद में भी जा करके अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें, पढ़ लिख सकें तथा जान सकें कि हमें क्या प्रिजर्व करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी में आगे है व्यक्तित्व का विकास करना। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, उसमें छात्रों के सर्वांगीण यानी कि मल्टी डायमेंशनल विकास पर विशेष बल दिया जाता था। वो संपूर्ण गुरुकुल व्यवस्था का यही उद्देश्य था। गुरु का प्रयत्न निरंतर छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना था। इसके लिए वह अनेक टेक्निक्स अपनाता था। अपने को जानना, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान इत्यादि जो है वो स्टूडेंट्स को वहाँ पर सिखाया जाता था गुरुकुल में। समय समय पर डिबेट होते थे, तर्क होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, चर्चा होती थी, असेंबलीज बिठाए जाते थे, ताकि जो छात्र हैं और जो विद्वान हैं वो अपनी विद्वता को प्रदर्शित कर सकें और उसे निखार सकें। इसके अलावा क्या होता था, चरित्र का निर्माण होता था। जो गुरुकुल थी वो अक्सर बहुत दूर जंगलों में या किसी खाली जगह पे जहाँ पे अच्छी नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे बनाया जाता था, और वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। इससे उनके चरित्र का अच्छा निर्माण होता था। ठीक। अ, इन गुरुकुलों में जो जीवन था वो बहुत कठोर था और संयम से रहना पड़ता था। छात्रों की दिनचर्या भी बहुत नियमित तथा सुनिश्चित थी। अ, सुख, वैभव, ऐश्वर्य इन सब का कोई स्थान नहीं था। सात्विक भोजन करते थे, सदाचारी थे और शुद्ध व उच्च विचारों पर विशेष बल दिया जाता था, ताकि वो अच्छे से अपने कैरेक्टर को कल्टिवेट कर सकें। इसके बाद क्या था, नागरिक व सामाजिक भावना का विकास करना भी सिखाया जाता था प्राचीन काल की शिक्षा में। तो वैदिक काल में छात्रों में स्वस्थ नागरिक व सामाजिक भावना के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। वह उनके सुखी भावी जीवन के लिए आवश्यक था। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ जीवन का पालन करना था। इस अवस्था में छात्र समाज में प्रवेश कर सुखी व स्वस्थ नागरिक जीवन व्यतीत करते थे। समाज के सभी व्यक्तियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उनका कर्तव्य था। वह पिता, कुटुंब के प्रमुख, समाज के सदस्य, बच्चों, स्त्री व वृद्धजनों आदि संबंधी सेवा कार्यों को संपन्न करने में सक्रिय रहते थे और अपने दायित्व को भली प्रकार समझकर पूरा करते थे। तो ये जो समाज सेवा, देश सेवा, पितृ सेवा, गुरु सेवा, ये सभी चीज़ें उस वक्त की शिक्षा पद्धति में इंक्लूड की गई थी, ताकि अच्छा सा इनकलकेशन हो सके स्टूडेंट्स के अंदर इन सब भावनाओं का। अगला जो था वो था व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना। सिर्फ समाज से और मानवीय गुणों से ही तो जीवन चलने वाला नहीं है। तो इसमें क्या था कि मौखिक ज्ञान देना ही शिक्षा का कार्य नहीं था, वह छात्रों को भावी जीवन के लिए भी तैयार करते थे। उनमें सद्गुणों के विकास का अभिप्राय उनमें सद्गुणों के विकास का अभिप्राय उनकी व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना था। उन्हें यथाशक्ति जीविकोपार्जन का शिक्षण प्रदान भी किया जाता था।
विभिन्न जातियाँ अलग अलग व्यवसाय को अपनाती थी। कुछ लोगों का कार्य दूसरों की सेवा करना था। समाज से उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त होती थी। उस वक्त ज़्यादा वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी ना, तो उस हिसाब से लोग अपना व्यवसाय चूज़ कर लेते थे, तो उसी हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था। उसके बाद आता है हमारा मेडिवल पीरियड, मध्यकाल। उस वक्त हमारे इंडिया में शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ करता था? तो मुस्लिम धर्म का प्रचार व प्रसार होता था। तो उस वक्त क्या थे, मुसलमान जो बादशाह थे वो शिक्षा के प्रबंध में ज़्यादा रुचि लेते थे और आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी देते थे। शिक्षा संस्थाएं प्रायः मस्जिदों में या उनसे लगी हुई होती थी। मस्जिदों का जो मुल्ला होता था वो नमाज के अतिरिक्त पढ़ाने का कार्य भी करता था। छात्रों को कुरान शरीफ की आयतें रटवा दी जाती थी ताकि वो अपने धर्म को बिल्कुल अच्छे से रट लें। उसके बाद दूसरा जो होता था, ज्ञान में वृद्धि होती थी। तो अरबी और फ़ारसी भाषाओं का जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था। इतिहास, दर्शन, व्याकरण, भूगोल इन सब को भी करिकुलम में जो है कि वो इंक्लूड किया गया था ताकि वो नॉलेज को अपने एक्सपेंड कर सकें सारे स्टूडेंट्स। चरित्र निर्माण करना भी इंक्लूड था। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में कठिन तपस्या थी, छात्र जीवन बहुत श्रमयुक्त था, अनुशासन व्यवस्था उस वक्त भी बहुत कठोर तथा नियमित थी और दंड व पुरस्कार की प्रथा प्रचलित थी, जिससे जो बच्चे हैं वो एक डिसिप्लिन लाइफ आगे जी सकें। उसके अलावा क्या होता था, राजनैतिक व सामाजिक प्रणाली की व्यवस्था करना। मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था में बादशाहों का अधिक हाथ था। इसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली को दृढ़ करना तथा उचित विकास करना ही था। शिक्षा के द्वारा इसकी स्थापना तथा प्रसारण में बड़ी सहायता मिलती थी, इसीलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था शिक्षा में। और अगला क्या था, भावी जीवन के लिए तैयार करना था। तो उन्हें हस्तकला सिखाया जाता था, उद्योग कारखाने ये सब लगाना सिखाया जाता था ताकि वो अपना भावी जीवन भी अच्छे से इकोनॉमिकली बना करके जी सके। मोरल डेवलपमेंट और मुस्लिम संस्कृति का संरक्षण और प्रसारण करना भी इन लोगों के करिकुलम में इंक्लूड किया जाता था। अगला जो था वो हमारा था, स्वतंत्र भारत में हमारी जो शिक्षा थी यानी मॉडर्न पीरियड में शिक्षा कैसी थी। तो उस वक्त डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप चलती थी। वैसे कई सारे आयोग बैठे थे, सेकेंडरी एजुकेशन मुदालियर आयोग और काठकुठारी आयोग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की, 1986 की, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था 1992 का, और अभी हाल ही में जो कि कस्तूरी रंगन कमेटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई है। तो इन सब ने मिल करके स्वतंत्र भारत का अभी तक उद्देश्य तय किया है शिक्षा का। तो बेसिकली इसमें इन सब में क्रक्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप यानी कि जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तो किसी भी देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागरिक बनाना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का परम उद्देश्य बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना ही था। और मतलब है, इसके लिए बालकों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से चिंतन करने तथा निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया जाता था। दूसरा क्या था, सफल जीवन यापन कला की दीक्षा, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई जाती थी। बालक को समाज में रहने तथा जीवन यापन की कला में दीक्षित करना। एकांत में रहकर न तो व्यक्ति जीवन यापन ही कर सकता है और ना ही पूर्णतः विकसित हो सकता है। तो इसके लिए उसके स्वरूप के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है कि वह सह अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे, यानी कोऑपरेशन करना सीखे, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सीखे। अगला जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन है अडॉप्टेड इंडिया में, उसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का विकास करना सम्मिलित है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्तियों को विकसित किया जाता है ताकि वो अपने सांस्कृतिक परंपराओं की प्रशंसा कर सकें। दूसरा है, विद्यार्थी अपने अवकाश काल का सदुपयोग कर सकें और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के विकास में योगदान दे सकें। और इसमें कला, शिक्षा, संगीत, नृत्य जैसे विषय तथा हॉबीज़ के विकास को सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। ये सब चीज़ें करिकुलम में ऐड की गई हैं ताकि एक मल्टी डायमेंशनल जो है वो कैरेक्टर डेवलप हो सके स्टूडेंट्स का। इसके अलावा क्या हुआ है, लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए फोकस किया गया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए नेतृत्व के गुणों का विकास करना तो आवश्यक है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को कुशलतापूर्वक कर्तव्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षा द्वारा उन व्यक्तियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जो अपने छोटे छोटे स्थानीय समूहों के सामाजिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व संभालने की योग्यता रखते हैं। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन जो हो गया है आजकल, और जो स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गया है, वो सब धीरे धीरे
लीडरशिप एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, ताकि इंसान खुद के लाइफ को भी लीडरशिप ले सके अपने हाथ में और दूसरों को भी नेतृत्व प्रदान कर सके। इसके अलावा क्या है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि हमारे देश में खाद्य सामग्री, वस्त्र, दवाइयाँ तथा कलपुर्जे आदि आवश्यक वस्तुएं बहुत कम हैं। इन सब के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की गति प्रदान करें। तो इसके लिए भी इन सब चीज़ों को यानी कृषि के क्षेत्रों को, तकनीकी शिक्षा पर, इन सब पर बल दिया जाता है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। दूसरा क्या है, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना यानी टू कंसोलिडेट डेमोक्रेसी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जनतंत्र के आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है, उन्हें पहले के अपने कल्चर, कैसे इतने मेहनत से स्वतंत्रता मिली, डेमोक्रेसी होती क्या है, क्यों ज़रूरी है इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल होती है ताकि बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें। अगला आता है हमारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता तो आवश्यक है। जो एकता के न होने से सभी नागरिक राष्ट्र हित की परवाह न करते हुए केवल अपने अपने निजी हितों को पूरा करने में ही व्यस्त हो जाते हैं। इससे राष्ट्र निर्बल तथा प्रभावहीन हो जाता है। तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स दे करके या ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके राष्ट्रीय एकता का विकास किया जाता है कि हमारा नेशन कितनी मुश्किल से आज़ाद हुआ है। तो अगर एक नहीं रहेंगे तो फिर से हम गुलाम बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं ताकि उनके अंदर ये इनकलकेट हो सके कि यूनिटी कितनी ज़रूरी है, नेशनल इंटीग्रेशन कितना ज़रूरी है। टू मॉडर्नाइज द कंट्री, शिक्षा का चौथा उद्देश्य है देश का आधुनिकीकरण करना। प्रगतिशील देशों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान में विकास होने के कारण दिन प्रतिदिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। इन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न, जो मॉडर्न सारी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अप्लाई करना एजुकेशन में ज़रूरी हो गया है इंडिया के। टू डेवलप सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ मानवीय विषयों को भी सम्मिलित किया जाए। इससे औद्योगिक उन्नति के साथ साथ मानवीय मूल्य भी विकसित होते रहें और प्रत्येक नागरिक सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सके। तो इससे एक अच्छा स्टूडेंट तैयार होगा। तो ये है अकॉर्डिंग टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम, सिर्फ हमारे इंडिया में। और दूसरा है हमारा स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार मतलब ब्रिटेन में, अमेरिका में, रशिया में, जर्मनी में, इन सब जगहों पर शिक्षा जो व्यवस्था होती है उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं वो रिलेटेड टू प्लेस के अंदर पढ़े जाते हैं। अगला हमारा है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट यानी विकास के अनुरूप। इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी व्यक्ति हेतु उद्देश्य, खुद को सुदृढ़ बनाने के लिए खुद का इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए जो भी करिकुलम बनाया जाता है इस उद्देश्य से, वह इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर समाज के अंदर जो भी समाज के साथ कोऑपरेशन बनाने के लिए, समाज में कैसे मिलजुल करके रहें, कैसे सामाजिक व्यवस्था को समझें, कैसे गरीबी, अमीरी, वर्ण व्यवस्था, ये सब समझना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। अगला है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी राष्ट्र के हित के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, राष्ट्रीय एकता कितनी ज़रूरी है, अभी बताया मैंने। चरित्र का निर्माण करना ताकि देश प्रगति के राह पे रहे। तो ये सारी चीज़ें नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। अगला जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाता है। इसके अंदर यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हर जगह पे पूरे विश्व में कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण ना करना, ये सब सिखाना, इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रहना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं, जो सिर्फ हमारा अपना और देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का भला करें। अगला जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारा जो स्किल बेस्ड और वोकेशनल एजुकेशन आता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जीवनचर्या को बाद में चलाने के लिए उपयोगी होती है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आती है।
अगला है ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव भी वही है जो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके, जो शिक्षा, जैसे आप एक अच्छे मानव बन सकें, पीस एजुकेशन सिखाई जाती है, और यही सारी चीज़ें ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आती हैं। और ये हमने पढ़ी लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, डेमोक्रेसी, मॉडर्नाइज कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड नेशनल यूनिटी, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये सब हमने अभी पढ़ा ही। बाकी जो अब बाकी रह गया है वो एडुकेशन जो रिलेटेड टू प्लेस, जो हमारा पहला टाइप था उसका सब टाइप है। तो इसमें पहला ब्रिटेन, ब्रिटेन में कैसी शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाता है। इसमें बेसिकली ग्रामर स्कूल जो था 1944 का, उसी के अधिनियम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत प्राचीन भाषाओं यानी लैटिन तथा ग्रीक को पढ़ना, लिखने, पढ़ने तथा बोलने का जो कौशल है उसे विकसित करना सिखाया जाता है। छात्रों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना सिखाया जाता है। नागरिकता के गुणों एवं उत्तरदायित्वों का विकास करना सिखाया जाता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने का विकास करना सिखाया जाता है। छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना सिखाया जाता है। अवकाश के समय के सदुपयोग की क्षमताओं का विकास करना सिखाया जाता है। दूसरा जो है अमेरिका में भी यही सारी चीज़ें लगभग होती हैं। योग्य एवं सफल नागरिकता के गुणों का विकास करना, परिवार का योग्य सदस्य बनना, अधिगम के नियमों का बोध कराना, विज्ञान की विधियों के महत्व तथा उपयोग का बोध कराना, मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना और शारीरिक रूप से सबल बनना, ये सब अमेरिका में ज़रूरी है। और अमेरिका में 1947 में एक कमीशन बैठा था जिसे हिंदी में जीवन समायोजन शिक्षा आयोग या कमीशन ऑन लाइफ एडजस्टमेंट एजुकेशन को बनाया गया था। तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे अच्छे यूएसए में तय किए थे। अगला जो हमारा रशिया है या यूएसएसआर है, उसमें भी वही सारी चीज़ें, शिक्षा द्वारा मानवीय गुणों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, पीस एजुकेशन देना। हालांकि पीस दे कहा रहा है, यूक्रेन से झगड़ा कर रहा है। तो छात्रों के किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना, छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना, विदेशी भाषाओं के कौशल का विकास करना, ये सारी चीज़ें यूएसएसआर के एजुकेशन में आती हैं। जर्मनी की शिक्षा के उद्देश्य क्या है। छात्रों के धर्म की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों में जर्मनी भाषा के कौशल का विकास करना, परंपरागत भाषाओं लैटिन तथा ग्रीक का विकास करना, आधुनिक भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन इत्यादि को बढ़ाना, कुशलता कौशल शिक्षा देना, शारीरिक विकास करना, राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना, यही सब इसमें भी है। और फ्रांस में भी यही है, ठीक है। लैटिन भाषा के कौशल का विकास करना, धर्म की शिक्षा देना, अपनी संस्कृति का बोध कराना, छात्रों का बौद्धिक विकास करना और अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे फ्रांस में हैं। इसके अलावा इंडिया में आप जानते ही हैं कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, आर्ट ऑफ लिविंग, लीडरशिप क्वालिटी, जिससे पहले मैंने बता ही दिया कि ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, नेशनल यूनिटी। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड फिलॉसफी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।